बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि आज हमारा पहला दिन है तो डिस्कशन पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन से हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद फिर हम आगे अपनी जो काम की बात है वो आगे फिर जाके करेंगे साथ साथ। आज वैसे हम जिस सब्जेक्ट के लिए है वो तो आपका CFF 6 है जी, उसके लिए हम जमा हैं जी, इकट्ठे हुए हैं। एडवांस ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज के नाम से ये सब्जेक्ट है जी, और मैं बज़ात खुद नशरवान ख्वाजा आपको ये सब्जेक्ट चला पढ़ाऊँगा। बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपने ब्रोशर्स में भी देख लिया होगा, आपने जो आपके कोलीग्स हैं या कोई जानने वाला है उसने भी बता दिया होगा। करंटली मैं एक फर्म में एज पार्टनर काम कर रहा हूँ ऑडिट एंड इंश्योरेंस के अंदर, और उसके साथ फाइनेंशियल एडवाइजरी का कुछ एरिया है वो भी साथ साथ दिखता हूँ। बाकी जो मेरी आर्टिकल्स हैं या जो क्वालिफिकेशन के बाद का कुछ मेरा टाइम पीरियड वो एक वन ऑफ द बिग 4 फर्म में था, वहाँ पे भी सेम डिपार्टमेंट में ही काम किया है। ऑडिटिंग के साथ मेरा कोई एक ना अपना एक जिसे कहते हैं दिल का रिश्ता है, क्योंकि किया भी ऑडिट ही है सारी ज़िंदगी, किसी और डिपार्टमेंट के आर्टिकल्स नहीं थे मेरे। और दूसरी बात यह कि ये सब्जेक्ट मुझे लगता भी अच्छा है, यानी कि इसको मैं बाय पैशन लेके चलता हूँ। ये टीचिंग मेरा बाय प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग मेरा पैशन है, और मैं ये पढ़ाता भी एक सब्जेक्ट ही हूँ। ये जो ऑडिटिंग का है मैक्सिमम यही सब्जेक्ट कैफ लेवल पे और फाइनल लेवल पे पढ़ा रहा होता हूँ। इस सब्जेक्ट को जो पढ़ाने का मेरा तरीक़ार होता है वो बेसिकली एग्जांपल्स के साथ लिंक करके सिनेरियोज़ को और उसके साथ फिर आपके स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके बताता हूँ। सब्जेक्ट जो आपका ऑडिट, एडवांस ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज का, ये कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। आपने जो कैफ लेवल के ऊपर अपनी लर्निंग की हुई है, अगर आपकी लर्निंग वही अच्छी है तो आई बिलीव कि यहाँ पे आपको बड़े कम हर्डल्स होंगी, बहुत कम परेशानी होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं होगी आपको। दिखा देते हैं। जो कैफ लेवल पे आपने पढ़ी थी चीज़ें वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी बेसिक एप्लीकेशन आपने देखी, फिर आपने आर्टिकल लाइफ गुजारी, आर्टिकल्स में आपने टाइम गुजारा, आपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर भी लगाए होंगे, आपने उसकी, आप उस वक्त जब पढ़ रहे थे ना आप, तो आपको उसकी एप्लीकेशन का पता नहीं था। आप पढ़ रहे थे फ्रॉड इंस्पेक्टर, तो आपको ये पता था यार फ्रॉड का कोई चैप्टर है, बस हमने पढ़ना है। आपने जब इंक्वायरीज को डिस्कस कर रहे होंगे, भाई कुछ आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, उसमें आपने कुछ इंक्वायरीज करनी होती है क्लाइंट का, आप इंक्वायरीज करते थे तो आपके जिन में होता था यार बस एक बुकिश नॉलेज है कि इंक्वायरी करनी है। फिर जब आपके आर्टिकल स्टार्ट हुए, आपने जाके प्रैक्टिकली जाके चीज़ें देखी, आपने देखा कि इंक्वायरीज इस तरह से होती हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर इस तरीके से परफॉर्म होते हैं, ऑडिट एविडेंस इस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से की जाती है, वर्क पेपर किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आपने उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें देखी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देख रहे थे उस वक्त आपको बुकिश नॉलेज का नहीं पता था। जारी बात है, आपने कोई साथ साथ ऑडिट तो पढ़ा नहीं था ना, अगर साथ साथ ऑडिट पढ़ लेते तो चले समझ आ जाती। जिनके आर्टिकल चल रहे हैं उनके लिए चले एडवांटेज ये होगा कि जिन बच्चों ने आर्टिकल अभी स्टार्ट किए हैं और अभी वो साथ साथ ही पढ़ रहे हैं, तो जैसे पढ़ेंगे वैसे एप्लीकेशन भी देख लेंगे, तो उनके लिए तो थोड़ा सा एडवांटेज होगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं वो शायद इस चीज़ को फील नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी किया होगा। जब वो बातें हम यहाँ पे करेंगे तो आपके ज़हन में खुद को रिकॉल होना शुरू हो जाएंगे, अच्छा ये जो काम करते थे इस स्टैंडर्ड की, इस रिक्वायरमेंट के लिए काम करते थे। अब वो बेसिकली मिक्स एंड मैच करके हमारा काम चलता रहेगा। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको एक बता दूं। एक ही प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल है। देखें, ऑडिट होता है किसी सब्जेक्ट मैटर का, और सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनती हैं? किसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बेसिस पे बनती हैं, और वो क्या होगा? नॉर्मली IFRS ही होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये इतनी लंबी तमीद बांधने का मतलब ये है कि अगर अकाउंटिंग अच्छी आती है तो आप एक अच्छे ऑडिटर हैं। अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी नहीं आती तो आप अच्छे ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आपने ऑडिटर की रूह को समझना है, ऑडिट की एसेंस को समझना है, आप ऑडिट की इन डेप्थ नॉलेज को समझना है, तो फिर आपको रिपोर्टिंग के अंदर भी ग्रिप अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैं बच्चों को एक बात ये कहता हूँ कि आप ऑडिट को उस वक्त सेलेक्ट करें जब आप साथ रिपोर्टिंग भी पढ़ रहे हो, या अगर आपने रिसेंटली आपकी जो कैफ लेवल की रिपोर्टिंग पढ़ी है और यू हैव द स्ट्रॉन्ग ग्रिप,
over that areas like on IFRS 15, IFRS 16 and the basic understanding of the IFRS 9, तो फिर आपके लिए शायद यहाँ पे कुछ हद तक आसानी हो सकती है। अगर आपको रिपोर्टिंग पढ़े हुए एक टाइम गुजर चुका है कैफ लेवल की और आप फाइनल की रिपोर्टिंग साथ प्लान नहीं कर रहे, तो ये रिकमेंडेड सोल्यूशन नहीं है। आप कर सकते हैं, देखें ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा भी हूँगा, मैं स्टैंडर्ड की डिस्कशन भी कर रहा हूँगा, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड से ही शुरू करना है, अकाउंटिंग से शुरू करना है और ऑडिट पे लेके आना है। तो मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी, अगर आप ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं तो पैरेलल साथ रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट भी पढ़ें। और अगर आपने कैफ पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन बच्चे हैं, उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उनकी ग्रिप अच्छी है, तो फिर ठीक है, फिर इतना मुश्किल नहीं है उसके ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जब क्लास में आए तो आपने अपने आप को एक जॉब होल्डर नहीं समझना, आपने अपने आप को ट्रेनिंग स्टूडेंट नहीं समझना, आपने अपने आप को सुपरवाइजर नहीं समझना, बल्कि आपने अपने आप को एक ऑडिट पार्टनर के रोल में समझना है। मैं क्यों कहता हूँ ये बात हमेशा से मैं करता हूँ, हर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये बात करता हूँ। उसका एक रीज़न है। देखें, आप फॉर एग्जांपल जहाँ पे आग लगा दी जाए ना, इधर आग लगाएं, आप उधर बैठे होंगे, आग का सेक आप तक नहीं आएगा, गरमाइश नहीं आएगी ना आपको। वो कहते हैं ना पंजाबी च अग दा सेक उथी पता चलता जिथे अग लगी होए। तो जब आप आग के करीब होंगे तो आपको पता चलेगा उसका कितना सेक है। एक मैं अजम्पशन लेके अजम्पशन भी ना लूँ और मैं अपने आप को एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ही कंसिडर करूँ जहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बड़ी लिमिटेड सी है, तो फिर शायद मैं उस सब्जेक्ट की एसेंस को समझ नहीं पाऊंगा। देखे ना, आपको जब तक ये नहीं पता कि मेरी स्किन कहाँ पे सेव नहीं होगी, कहाँ पे मेरी स्किन के ऊपर आके कोई चीज़ चुभेगी, उस वक्त तक आप कॉशियस होके नहीं बैठेंगे। आप कॉशियस कब होकर बैठेंगे? जब आपको अपना रिस्क नजर आएगा, भाई मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम बनेगी। आपके ज़हन में वो सवालात तब जन्म लेंगे जब आप उस रोल में जाके बैठेंगे। आप उस रोल में नहीं बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तीसरी बात, ये साथ लिख दूं बातें, ये छोटी छोटी, या मेरा ख्याल ये ज़बानी वैसे चल जाएंगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है? रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई आप कहते हैं सिक्स सेंस काम करना इंसान की, आप फेस रीडिंग कर लें, आपको समझ आ जाए, सिचुएशन समझ आ जाए, तो आपने अपने आप को ना कन्फाइंड नहीं करना किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे। अपने सोचने और समझने की सलाहियतों को बुरे कार लाना है। जब आप सोचेंगे ना किसी चीज़ के बारे में, आपको आपके ज़हन में आएगा यार मैं किसी एक मैटर के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं कई चीज़ों के बारे में इकट्ठा सोच रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसे हो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे भी नहीं होगा। तो वो जो बातें आप आर्टिकल में सीखते हैं ना, आर्टिकल की लाइफ के अंदर, उसको आपने ज़िंदगी में ना यहाँ पर अप्लाई करके कोशिश करना है चीज़ों को अप्लाई करने की। तो जब आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे ना, रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को, तो फिर आप क्वेश्चन ना वैसे आंसर कर लेंगे। मैं जानवर बता रहा हूँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट से मुश्किल नहीं होते। अब ऑडिट में क्या कॉन्सेप्ट होंगे यार? बड़े बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप उसकी एसेंस को समझ लेंगे, अगर आप उसको एप्लीकेशन को समझ लेंगे, तो फिर आप सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन पढ़ के आंसर को डिफाइन कर लेंगे कि आंसर क्या करना है। ठीक है जी, रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट के करीब रहना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपने ओरिजिनल आइजाज यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं जी? आइजाज 2020 आपने यूज करने हैं, ओरिजिनल आइजाज आपने यूज करने हैं। आपने किसी सप्लीमेंट्री, अच्छा ये बेसिकली मैं शुरू में बात क्यों कर रहा हूं, जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेरे से पढ़ा हुआ है वो बच्चे इस चीज़ के गवाह होंगे, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि वालेकुम सलाम, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैं बुक के ऊपर एक एक चीज़ हाईलाइट करवा देता हूँ, या मैं हाईलाइट ना भी करवाऊँ, मैं आपको बुक रीडिंग स्ट्रेटजी बता देता हूँ, जिससे जो आपने किसी सप्लीमेंट्री नोट्स के अंदर जाके चीज़ पढ़नी है वो आप ओपन बुक के अंदर खुद भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर आप उसको थोड़ा गौर से पढ़ें तो जो फार्मूलाज हमें टीचर बना के देते हैं ना, वो फार्मूलाज एक नैरेटिव फॉर्म के अंदर आपके स्टैंडर्ड में लिखा होता है। वो क्या होता है? वो आपने सिर्फ उसको अंडरलाइन करना होता है, आपने बुक की रीडिंग को समझना होता है कि ये टीचर ने जो चार बातें एक जगह पे नोट्स में बना के दी हैं, मुझे चार डिफरेंट जगहों पे कहाँ पे मिलेंगी वो बातें। तो जब तक आज तक अब मुझे बताएं, क्या कैफ पे आपने या आपने जो रिसेंट स्टडीज फाइनल की अगर आपने की हैं, तो क्या आपने कभी ओरिजिनल बुक को या ओरिजिनल सोर्स को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम समझते हैं कि हम ज़बानी याद करके पेपर पास कर लेंगे। अगर देखेंगे तो 3 वॉल्यूम्स इतने मोटे मोटे हैं, ठीक है, वॉल्यूम 1 सबसे मोटा है अगर इस स्टैंडर्ड की बात की जाए। आप नहीं याद कर सकते, कितना याद कर लेंगे? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो बेशक याद हो जाए, उसमें कोई मसला नहीं है।
जहां पे आपको एक प्रोसीजर लिखने हैं, 10 प्रोसीजर लिखने हैं, आप 10 प्रोसीजर याद तो नहीं कर सकते आप। तो बेहतर नहीं है कि मैं अपनी बुक रीडिंग स्ट्रेटजी इस तरह से करूं कि मुझे आंसर को सर्च करना वहां पे आ जाए। फिर बच्चे बड़ा सवाल करते हैं कि सर आप कहते हैं ओरिजिनल बुक यूज करनी है, पेपर में इतना टाइम ही नहीं होता। तो सर मैं आपको उसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा फिर कि आपने अपनी बुक की रीडिंग किस तरह से करनी है, आपने अपनी राइटिंग स्किल्स की स्ट्रेटजी को क्या किस तरह से लेके चलना है। जाहिर बात है वहां राइटिंग का इशू है ना, जब देख के लिखना है, उसका भी एक कर है, उस कर को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने राइटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं देखकर। फिर जब आप उसमें से पेपर में बैठेंगे तो आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह कि एटलीस्ट 60 मार्क्स आप पेपर में, अगर पेपर अनलेस अनटिल पेपर कोई अनयूजुअल ना आ जाए, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल ना आ जाए, तो 60% प्रोसीजर आप अपने बुक में से देखकर लिख सकते हैं। कोई इतना मुश्किल इसमें बात नहीं है। तो ओरिजिनलाइजर्स आप यूज करेंगे, इसके साथ कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो 2019 का वर्जन है, वो यूज करेंगे। फिर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑर्डिनेंस है, इसमें कुछ सेक्शंस हैं वो हम यूज करेंगे, वो हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस होंगे। प्लस इसमें जो अभी ग्रेड लाइन के साथ कुछ सिलेबस की चीजें हैं, तो इसमें कुछ एडिशनल चीजें होंगी। लाइक अगर डाटा एनालिटिक्स करने हैं हमने, आपने अक्सर सुना होगा डाटा एनालिटिक्स बड़ा आजकल एक हॉट टॉपिक है, लेकिन ऑडिट में डाटा एनालिटिक्स कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसके ऊपर मैं कुछ आपके साथ अगर नोट्स हुए तो वो शेयर कर लूंगा। अदरवाइज हम क्लास में भी जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी मोर देन एनफ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से अगर कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो कंट्रोल्स डेवलप किस तरह से करते हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे, कंट्रोल डेवलप क्यों होते हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो एडिशनल साथ हमारी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होगी। इसके साथ जो हमारी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह जी, वो प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे अपनी। मैं बेसिकली शुरू में क्यों बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक दफ़ा सिलेबस डिस्कस करना शुरू कर दिया तो उसके दौरान आपके ज़हन में ये सवालात आना शुरू हो जाएंगे, बुक कौन सी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो प्रैक्टिस के लिए जनाब हमारे पास 2 सोर्स मेजर हैं। एक हमारे पास ICAEW के पास पेपर है, एक हम इंशाल्लाह वो यूज़ कर रहे होंगे। दूसरा ICAP के अपने पास पेपर हैं, वो हम यूज़ कर रहे होंगे। फिर कुछ ACCA के पास पेपर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जो पास पेपर की स्टडीज़ हैं ये हम 3 सोर्सेज से चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। ICW, ICAP और ACCA के हम पास पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे और वहीं से हम अपनी स्टडीज़ को लेकर चलेंगे। आज कुछ मॉडल किस तरह से चलेगा थोड़ा सा वो भी आपको बता दूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स बड़े अच्छे रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं दोबारा 3 लेक्चर लगाऊँ और 3 लेक्चर्स में आपको समझाऊँ, तो 3 लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। उस 3 लेक्चर की जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी ना, उससे अगले दिन आपकी वो हो जाएगी प्रैक्टिस क्लास। उसमें फिर हो जाएगी डिस्कशन कि हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें जो चीज़ें डिस्कस की थी, फिर आपने उसके ऊपर अपनी जाके स्टडी की, उसमें आपके अपने पॉइंट्स निकले, फिर उसकी एप्लीकेशन की बात आई जिसके साथ हमने प्रैक्टिस को मैप किया, तो वो बातें फिर वहाँ से क्वेश्चन रेज होंगे। तो जब क्वेश्चन रेज होंगे तो फिर वहाँ से आपके क्वेश्चन उस क्लास में एड्रेस हो जाएंगे। जिस तरह से मैं फेस टू फेस आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, इसी तरह से हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हर टॉपिक में नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हमारी ये स्टडी चल रही है। इसके साथ एक और एडिशनल काम है, कुछ छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं लाइक जिनमें से पेपर आते ही नहीं है, ये आता भी है तो वो कोई मुश्किल पेपर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीइंग द टर्म ऑफ द एंगेजमेंट लेटर है तो उसके ऊपर क्या सवाल आ जाएगा फाइनल के ऊपर। अगर आप ऑडिट क्या होता है, स्कोप ऑफ द ऑडिट क्या होता है, ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑडिट प्लान क्या होता है, तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आएगा ना सवाल वहां से। अब रिस्क असेसमेंट है तो रिस्क असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई थ्योरी का सवाल तो नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आ सकता है। तो कुछ ऐसे, अब मैं आज बेसिकली जो अपने सिलेबस को डिवाइड करूंगा ना, उसमें 3 तरह की ग्रेड्स होंगी। एक होंगे आपके हाई रिस्क, एक होंगे आपके मीडियम और एक आपके होंगे लो। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें टोटल 10 से 12 स्टैंडर्ड्स हैं एंड दिस विल constitute almost 80% of your syllabus। जो हाई रिस्क है ये आपका तकरीबन 75 से 80 मार्क्स का सिलेबस कवर कर देगा। और इसमें टॉपिक्स कितने हैं, 8 to 12, 8 से 12 टॉपिक हैं जिसके अंदर आपका 75 to 80 मार्क्स कवर हो जाएंगे। यानी अगर टाइम कम है
अगर बिल्कुल एंड वाले दिन है, अभी तो वैसे मैं ये बातें भी नहीं बताऊंगा, प्रॉब्लम ये बताने का मकसद ये है कि सबसे ज्यादा फोकस इस पे होगा। चंद स्टैंडर्ड्स हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। फिर ये मीडियम है, इसमें से आपका 15 से 20 मार्क्स, नहीं 15 ना कर लें आप, 10 to 15 मार्क्स कर लें आप, 10 to 15 मार्क्स कर लें। और जो लो रिस्क है इसमें आपका कोई 5 to 10 मार्क्स का पेपर आता है। ये ग्रेड आपकी इस तरह से बनेगी। अब ये ग्रेड किस तरह से ब्रेकअप होगी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहां तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है जी? अब जरा जो इन सारी चीजों के ऊपर हम एक चीज डिस्कस करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है जी? बीइंग प्रैक्टिशनर, बीइंग एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम फर्म में किस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। देखिए, हमें से ये बताने का ऑब्जेक्टिव क्यों जरूरी है, क्योंकि बीइंग ऑडिटर्स हम अपनी डायरेक्शन को डायरेक्शनलेस कर लेते हैं। हम बीइंग फर्म ERP सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, हम फर्म में टैक्सेशन की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, हम फर्म में फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, हम फर्म में ऑडिटिंग की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, और कुछ नॉन एश्योरेंस अदर सर्विसेज भी होती हैं वो भी दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे इस सिलेबस के स्कोप में कौन सी चीज़ आएगी और वो किस तरह से हमें अपनी जो सिलेबस है उसके साथ लिंक करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, आप फर्म में अगर जब जाते हैं तो जब फर्म का स्ट्रक्चर होता है, फर्म के स्ट्रक्चर में एक डिपार्टमेंट आपका होता है जिसका नाम होता है जी टैक्सेशन डिपार्टमेंट। फेमिलियर होंगे आप लोग, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। फिर एक आपका होता है रिस्क एडवाइजरी का, फिर एक डिपार्टमेंट होता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजरी का। नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको इतना? बेटा उसमें कैमरे में नजर आ रहा है? फिर एक आपका होता है समटाइम कुछ फर्म्स में ERP का भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेन आपका डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है जी आपका एश्योरेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, अब इसके ऊपर आपका CFAP 5 है टैक्सेशन का, चीज तो यहां से निकल गया, ये इसके स्कोप में नहीं आया। जो फाइनेंशियल एडवाइजरी है इसके ऊपर CFAP 4 है आपको, BFD में ये कवर हो जाता है। जो रिस्क एडवाइजरी है इसके ऊपर आपके बेसिकली जो बिजनेस मैनेजमेंट आप कर लें, CFAP 3 है, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। फिर इसमें आपकी रिस्क एडवाइजरी में कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी होती है, CFAP 2 भी आ गया आपका, वो कॉर्पोरेट लॉस का आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजरी में प्लस आप कर लें CFAP 1, ठीक है जी। तो आपके ये तो एरियाज वहाँ पे कवर हो गए जब आपने बेसिकली वो स्पेसिफिक आपने की, यानी कि आपने सिलेबस पढ़ा उसमें कवर कर। ERP का कोई स्पेसिफिक हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको CFAP 3 के साथ लिंक कर लें। वहाँ पे जो उसने बेसिक आपको एक सिस्टम्स के बारे में बात की है, ये ऑडिट में कुछ हद तक उसका एरिया कवर किया, तो बस वही है, सिलावा नहीं है। अब ये तो फिर फर्म के अंदर ये डिपार्टमेंट है, इनको चलाने के लिए तो स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है, उसके ऊपर स्पेसिफिक लर्निंग भी आई कि आपने बिल्डअप कर दी है। सवाल किस पे आ गया? एश्योरेंस डिपार्टमेंट पे। अब वो बातें तुम्हारे लिए रेलिवेंट हो गई। अब बात आ जाएगी इधर, जब इसमें आए, इसमें हमारे पास दो तरह की सर्विसेज होती हैं, एक होती है एश्योरेंस और एक होती है नॉन एश्योरेंस। तो अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें, एक आपकी होगी जी नॉन एश्योरेंस और दूसरी आपकी होगी जी एश्योरेंस। यहां नजर आ रहा है आपको? यहां से कोई इशू तो नहीं है? अगर आना तो इधर आ जाए बेशक, यहां से बेहतर रहेगा आप लोगों को, सही है। अच्छा अब ये जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है ना,
हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि छोटी सी हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं, इसमें बातें करके हम उसको कंक्लूड करेंगे, सिलेबस हमारा लिंक हो जाएगा। एश्योरेंस सर्विसेज के ऊपर फिर आगे काफ़ी लंबी डिस्कशन शुरू होगी हमारी। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में क्या हम रिपोर्ट नहीं देते? रिपोर्ट तो देते हैं, पर उसमें हम कहते हैं कि हम एश्योरेंस नहीं दे रहे आपको, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम कुछ और काम का ऐसा काम कर रहे हैं इसमें कोई एश्योरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपके 2 तरह के एरियाज लिंक होते हैं, आपने अक्सर औकात आपने देखा होगा। एक होता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये जो मेरी आज की क्लास है ना, ये आपने ज़ेहन-नशीन रखनी है। रीज़न, क्योंकि सिलेबस अगर आपको लिंक होकर नहीं समझ आएगा ना कि हम कौन सा टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, तो आपका लिंक भी नहीं बनेगा, कोरिलेशन भी नहीं बनेगी, और आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि मैं टॉपिक किस तरह से लेके जा रहा हूँ। तो ये जो डिस्कशन है ना, इसको आपने एक्टिवली होकर सुनना है। बोर हो रहे हुए तो बता देना है। एक क्लास का असूल मैं आपको नहीं बताया, सोना नहीं है क्लास में, क्लास में सोना नहीं है, ठीक है? तो आपने जागते रहना है। तो एक है जी कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होती है कि आप फॉर एग्जांपल के बीइंग प्रैक्टिशनर, क्लाइंट आपके पास आता है, कहता है जी कि हमें अकाउंट्स बना के दे दें। हम उसको कहते हैं ठीक है, आप हमें ट्रायल बैलेंस दें, आप हमें स्पॉटिंग डाटा दें, हम उसकी बेस पे आपको अकाउंट्स बना के दे देते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी होता है? सम टाइम किसी ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए उसने अकाउंट्स अटैच करने होते हैं। सम टाइम उसने अपनी मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने होते हैं, उसके लिए अकाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो हमारे पास आके एक कंपाइलेशन का काम करवाता है। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं होता, हम इसके अंदर कोई काम हम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम डाटा को गैदर करके उसकी बेस पे अकाउंट्स बना के उसको दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द कंपाइलेशन एंगेजमेंट। जो इसकी रिपोर्ट होती है उसमें स्पेसिफिकली लिख देते हैं कि दिस एंगेजमेंट इज़ नाइदर रिव्यू नॉर एश्योरेंस नॉर ऑडिट। ना ये रिव्यू है ना ये ऑडिट है, क्योंकि रिव्यू और ऑडिट दोनों कहाँ पे चली जाती हैं? आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट में चली जाती हैं। हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ना रिव्यू है ना ऑडिट है, तो इसलिए आपने इसको एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं समझना। अगर हम रिव्यू करते या हम ऑडिट करते तो फिर हमारी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती थी, और हम इसके ऊपर कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहे, हम किसी तरह की ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहे। इसके लिए जो आपका स्टैंडर्ड है वो है जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन, मेरा ख्याल है एश्योरेंस है, रिलेटेड सर्विसेज है, ISRS है 4410, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो रिलेटेड सर्विसेज के अंदर 4410 हमारा इसमें जो है वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट को डील करता है, और ये हमारा वॉल्यूम 2 के अंदर कवर होगा। बात समझ आ गई है? इसमें कोई इशू कोई कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ अकाउंट्स बना के दिए, कंपाइल करके दिए डाटा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। डन होगी बात जी। दूसरी इसमें आती है जी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। वर्ड से क्या लग रहा है? एग्रीड अपॉन। यहां पे क्या था? कंपाइलेशन इकट्ठा करना। यहां पे वर्ड क्या है? एग्रीड अपॉन। मींस कि कुछ हमने काम एग्री किया मैनेजमेंट के साथ और उसके ऊपर एक रिपोर्ट दे दी। अब वो काम क्या हो सकता है? आप में से किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, जब कराते हैं तो शुरू में जो सब्सक्रिप्शन मनी आती है उसके ऊपर ऑडिटर का सर्टिफिकेट होता है, किया ना आपने? ऑडिटर का सर्टिफिकेट देखा आपने सब्सक्रिप्शन मनी की रिसीविंग का, कि जो इनिशियल पैसे थे वो कंपनी के अकाउंट में आ गए, किया ना? वो जो सर्टिफिकेट देते हैं क्या होता है? दैट इज बेसिकली एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अब प्रॉब्लम क्या है? फर्म्स में इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है कि उनको ये चीजें इस तरह से लिंक करके वहां पे बता दी जाए। अब कर क्या रहे होते हैं? हम कहते हैं कि हमने बैंक स्टेटमेंट ली, हमने मेमोरेंडम लिया, हमने डिपॉजिट स्लिप ली, हमने पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग ली, और देख लिया कि इस शेयर होल्डर की तरफ से इतने पैसे इस अकाउंट की इस स्टेटमेंट के अंदर आ गए। यही होता है। अब देखें, हमने यही प्रोसीजर किया। हमने जो प्रोसीजर किया है बेसिकली वो किस फॉर्म में उसको देना है? एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में देना है, और वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की फॉर्म में देना है। इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनती है, और हम करते क्या है? वन लाइनर एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं। दैट इज नॉट रेलिवेंट एंड वैलिड, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। आपको इसको 4400 के अंदर ही जाके रिपोर्ट की फॉर्म में प्रोसीजर लिखकर उसके मुताबिक उसके आपको प्रोसीजर करने पड़ते हैं। समझ आई? फॉर एग्जांपल इसके कोई एग्जांपल लेते हैं। बीइंग
आपकी कंपनी है, कंपनी फॉर एग्जांपल यूएस में, एक उसकी ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, ब्रांच ऑफिस ने हर साल सेल के ऊपर 1% की रॉयल्टी पे करनी है। क्या पे करनी है? आज जितनी एमएनसीज काम करती हैं उन एमएनसीज का कोई ना कोई बिजनेस मॉडल होता है ना। बिजनेस मॉडल क्या होता है? मैकडोनल्ड्स है तो मैकडोनल्ड्स क्या करता होगा, वहां से एक सर्विसेज हैं, जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज है एक यहाँ पे होगी, यहाँ की जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज है उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल उसमें उनको रेसिपी मिल गई, उसमें उनको मटेरियल के कुछ आइटम्स वहाँ से इंपोर्ट हो गए, उनको ब्रांड नेम यूज़ कर लिया, उनकी जो इंटीरियर की लुक होती है वो वहाँ से मैनेज हो जाती है, तो उसके बदले में उनको क्या जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स के जो हेड ऑफिस को क्या जाएगा? उसमें एक सर्टेन रॉयल्टी जाएगी। वो रॉयल्टी किस फॉर्म में जाएगी? पैसों की फॉर्म में जाएगी। अब जब रॉयल्टी आप देते हैं तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर्स के एक सर्टिफिकेट ला के दें। वो सर्टिफिकेट किस सर्विसेज में जाके दे? क्या एश्योरेंस सर्विसेज में जाके दे? वो एग्रीड अपॉन में देंगे। होता क्या है उसमें? हम कहते हैं कि हमने, अब देखें उसमें क्या होता है, इसमें एक सेल होती है, एक रेट होता है। सेल की फिगर कहां से आएगी? जीएल से आएगी, प्लस सेल के रजिस्टर से आएगी। रेट कहां से आएगा? एग्रीमेंट से। अच्छा, अब यहां प्रोसीजर क्या होगा? सेल मैनेजमेंट हमें हायर करेगी कि जो सेल की फिगर हमने इस रॉयल्टी की कैलकुलेशन में यूज की है, इसको आपने सेल रिपोर्ट से और जीएल से मैच कर लेना है, रेट को एग्रीमेंट से मैच कर लेना है, और इस क्लेम की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट कर लेना है। 3 प्रोसीजर किसने बताए? मैनेजमेंट ने। आपने क्या किया? वो परफॉर्म किए। 3 प्रोसीजर ही परफॉर्म किए। आपने अपने पास से कुछ अजम्पशन लगाई, आपने अपने पास से कोई कंट्रोल टेस्टिंग की, आपने अपने पास से कोई फर्दर कंफर्मेशंस भेजी? नहीं भेजी। क्यों? मैनेजमेंट ने एग्री ये किया है कि सेल की फिगर को सिस्टम से मैच कर दो, रेट को एग्रीमेंट से मैच कर लो, और इस क्लेम की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट कर लो। दीज 3 प्रोसीजर हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिशनर। और इन 3 प्रोसीजर पे ही हम रिपोर्ट दे रहे होंगे। हम कहेंगे कि सेल की फिगर वहां से मैच कर रही थी, रेट एग्रीमेंट से मैच कर रहा था, और अर्थमेटिकली क्लेम एक्यूरेट था। दैट्स आवर कंक्लूजन। ये हमारी फाइंडिंग्स होंगी। दैट विल नॉट बी अ कंक्लूजन बट द फाइंडिंग्स। फाइंडिंग किस चीज की? उस काम की जो मैनेजमेंट ने आपको कहा है। अच्छा, इसमें कोई एग्जांपल है, आगे जाके हमारा ना ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी, तो आपने जब उधर जाना है तो उससे पहले आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये एग्रीड अपॉन के अंदर मैनेजमेंट हमें हायर करती है और प्रोसीजर डिजाइन करके देती है, हम उस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। दैट्स इनफ। इससे ज्यादा हमारी डिस्कशन नहीं होती। हम जो कहा जाता है वो करके दे देते हैं और अपनी फाइंडिंग्स उनको बता देते हैं। जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, चीजें मैच करती हैं, नहीं मैच करती, आपके प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं, नहीं हुए, दस इनफ, इससे ज्यादा नहीं। इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड है हमारा वो ISRS 4400 है। ये भी जो आपका डील होता है ये आपका वॉल्यूम 2 में डील होता है। अब यहां पे अभी सिर्फ इतना सब सीखें, अभी इसके बाद मैं इनको लिंक करूंगा स्टैंडर्ड्स के साथ। यहां तक सिर्फ ये बात है कि नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में, बीइंग फर्म के अंदर, एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में ये 2 काम आप कर रहे होते हैं। डन होगी जी बात? क्लियर हो गई? अक्सर कार फर्म्स के अंदर ये जो नॉन एश्योरेंस का पोर्शन होता है ना, ये उठा के रिस्क एडवाइजरी में कवर किया होता है। तो फिर जब रिस्क एडवाइजरी में कवर करेंगे तो ये 2 चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन नॉर्मली फर्म्स के अंदर जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है वही नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी दे रहा होता है। मैंने इसको सेपरेटली इसलिए रखा है कि सिलेबस की हमारी कवरेज और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से कवर हो जाए। और ये जो दोनों है ना, ये हमारे मीडियम और लो रिस्क के अंदर फॉल करते हैं, ये हाई रिस्क में स्टैंडर्ड्स नहीं है। डन होगी जी बात? अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा जी? एश्योरेंस सर्विसेज। अब यहां भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है। एश्योरेंस में फिर फर्दर 2 तरह की एश्योरेंस होती हैं जी। ये लाइनें थोड़ी सी मेरी ड्रा करनी नहीं आती, मुझे वीक हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं। एक आती है जी आपकी, उधर से शुरू करते हैं। जब हम एश्योरेंस सर्विसेज की बात करते हैं तो एक आती है एश्योरेंस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एश्योरेंस सर्विसेज फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? देखें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने दैट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। किससे बने होंगे? सबसे पहले क्या आया होगा? जेवी,
जेवी से जीएल, जीएल से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जेवी के बैकएंड पे एक सपोर्ट होगी। अब सपोर्ट कहां से आई होगी? किसी वोचर के थ्रू आई होगी, किसी डे सेल बुक्स रिकॉर्ड से आई होगी, परचेज डे बुक्स रिकॉर्ड से आई होगी, किसी सेल के मॉड्यूल से आई होगी, परचेज के मॉड्यूल से आई होगी, डे एंड की रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होगी, वो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जेवी के थ्रू पोस्ट हुई, जीएल में गई, ट्रायल में गई, ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, आपने इस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया और इसकी बेस के ऊपर आपने एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स बना लिए। जाहिर बात, अगर बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक क्या कहता है कि प्रोजेक्शंस ला के दें, तो आप प्रोजेक्शन की बेस क्या बनाते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज के दिन पे बेस बनती हैं, उस बेस पे कंस्ट्रक्शन होती है फ्यूचर की। तो वो क्या हो गई? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली। अब जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या यहां पे आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि यहां पे क्या आएगा? सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओनली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल बी कवर देयर। तो फिर दूसरी इसका मतलब क्या हुई बात? दूसरी बात होगी आपकी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये बात समझ आ रही है? ये मार्केट चेंज कर लेते हैं जैसे ना थोड़ा, या ये बेटा जो चेंज करो मार्केट। मुझे नया है तो नया दे दें, अदरवाइज को थोड़ा सा कर दें। अच्छा, तो हमने कहा जी कि जो अश्योरेंस में फिर आगे फर्दर अश्योरेंस जो हमारी है, अश्योरेंस के अंदर फर्दर अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो हमारा फर्दर दो में डिवाइड कर लेता है। एक हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अश्योरेंस है और एक अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अश्योरेंस की सर्विसेज है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? फर्दर इनकी डिवीजन होती है। वो डिवीजन क्या है? जब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें फर्दर फिर दो तरह की आपकी बातें आती हैं। एक आपकी आती है ऑडिट और दूसरी आती है आपकी रिव्यू। ऑडिट और रिव्यू में इतना ही फर्क है जितना आपका एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस और एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस का। एक कंप्लीट ऑडिट का और एक सिर्फ स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट करने का। ये आपने पढ़ी थी ना, वो एक लिमिटेड एश्योरेंस होती है, एक रीजनेबल एश्योरेंस होती है। तो यहां रीजनेबल एश्योरेंस है तो यहां पे फिर कौन सी है? लिमिटेड है। समझ आ गई बात की? अब फर्दर जो रिव्यू है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक है आपका मार्कर ले आए हो? नहीं मिल बेटे, यहां से नजर आ रहा है आप लोगों को इतना दूर से? क्लियर है? देख लें। एक आपका जी ISRE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2410 और दूसरा जी ISRE 2400। अब आपके ज़हन में आएगा कि ये दोनों रिव्यू के ही स्टैंडर्ड है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? इस केस में जो आपका ISRE 2410 है, इस केस में जो कंपनी का ऑडिटर होता है, ऑडिटर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर जिसने एनुअल ऑडिट किया होता है, वो ही रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, अब जब मैं ही ऑडिट कर रहा हूं और मैं ही रिव्यू कर रहा हूं तो क्या मुझे बिजनेस के प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या मुझे बिजनेस के कंट्रोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या मुझे बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या मुझे बिजनेस की इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के बारे में नहीं पता? आई हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द बिजनेस एंड देयर एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द रिस्क एंड अदर फैक्टर्स। तो यहां जो मेरे प्रोसीजर की एक्सटेंट होगी वो थोड़ी सी कदरे कम होगी क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप्ड है। और दूसरी बात क्या है इसमें, ये हमेशा 1 साल से कम टाइम के जो फाइनेंशियल्स होते हैं उसके ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड लगता है। यानी कि फॉर एग्जांपल किस तरह से, मैं एग्जांपल लेता हूं कि जो नॉर्मली पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं,
उन्होंने अपनी जो सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, सेकंड क्वार्टर से मुराद क्या है कि जो 6 मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके ऊपर रिव्यू एंगेजमेंट करवानी होती है। एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 का जो उसका वर्जन अभी चाह रहा है उसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। कोड ऑफ एथिक्स नहीं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने सेकंड क्वार्टर को क्या करना है जी, रिव्यू करवा के अपने एक्सटर्नल ऑडिटर से करवा के देना है। इस केस में कौन ऑडिट करेगा जी, एक्सटर्नल ऑडिटर जो होगा वही रिव्यू एंगेजमेंट भी परफॉर्म कर रहा होगा। बात समझ आ गई आपको। दूसरे नंबर पे आया जी ISRE 2400। तो 2400 में ये है कि दिस स्टैंडर्ड लेड टू द रिव्यू एंगेजमेंट। अब इसमें उसे स्पेसिफाई नहीं किया, यानी कि दिस कैन बी डन बाय एनी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिट किया है मेरी कंपनी का या नहीं किया, दिस इज इररिलेवेंट, यू कैन डू द रिव्यू एंगेजमेंट। इस केस में क्या होगा कि आप, वो बंदा जो रिव्यू कर रहा है, ही इज नॉट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसने ऑडिट नहीं किया। और दूसरी बात, इसमें पूरे साल का भी रिव्यू हो सकता है। ये नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, वैसे 100% बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बात कर रहा हूं। ये नॉर्मली उस वक्त सिचुएशन बनती है जब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिव्यू करवाना पड़ता है। जाहिर बात है, क्योंकि उसमें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो रिव्यू नहीं होगा ना पूरे साल का, उसमें तो सेकंड क्वार्टर की रिव्यू होगा। वैसे बात कर रहा हूं, नॉर्मली हट के भी हो सकती है बात। लेकिन इस केस में क्या है, फिर इस केस में जिसने ऑडिट नहीं किया कंप्लीट सेट का, वो क्या कर रहा है, रिव्यू एंगेजमेंट कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, यहां पे रिस्ट्रिक्शन 6 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ, 11 मंथ की नहीं है, ये पूरे साल का भी रिव्यू हो सकता है। इस केस में क्या है, लेस देन 1 ईयर होगा। इसमें क्या होगा, पूरे साल का होगा। इसमें ऑडिटर ही प्रैक्टिशनर है, इसमें प्रैक्टिशनर ऑडिटर नहीं है। इसलिए ये 2 सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं। और ये कौन सी है रिव्यू, ये लिमिटेड एश्योरेंस है आपकी, कौन सी है, लिमिटेड है, नेगेटिव है। ये बात समझ आ गई आपको। तो इसके ऊपर हमारे 2 स्टैंडर्ड्स कवर होंगे। यहां तक क्लियर होगी बात आपको, यहां तक कोई इतराज, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है जी, डन होगी बात। आगे दूसरे नंबर पे आता है जी ऑडिट। ऑडिट में फर्दर आपके 2 तरह की बातें आती हैं। एक आता है आपका, ज्यादा लंबी लाइन होंगी, एक होता है जी आपका कंप्लीट सेट, एक होता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होता है आपका सिंगल आइटम ओब्लिग सिंगल फाइनेंशियल ओब्लिग सिंगल आइटम होगा, सिंगल फैक्ट कैप्शन होगा। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या, सिंगल आइटम से मुराद क्या है, डेटर का ऑडिट कर दें, सेल का ऑडिट कर दें, सेल का ऑडिट कर दें, डेटर्स का ऑडिट कर दें। फिर एक और ऑप्शन हो सकती है, आप परचेज का ऑडिट कर दें, आप सिर्फ P&L का ऑडिट कर दें, आप सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट कर दें, आप सिर्फ कैश फ्लो का ऑडिट कर दें। यानी कि उसमें सिंगल कैप्शन है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका ऑडिट करने के लिए भी यहां पे एक ऑडिट हो सकता है। अब यहां पे जो सर्विसेज कवर हो रही हैं वो एक और जगह भी कवर हो सकती हैं, एग्रीड अपॉन में कवर हो सकती हैं। फर्क क्या होगा, यहां पे एश्योरेंस एंगेजमेंट है, वहां पे क्या है, नॉन एश्योरेंस। यहां पे क्या दे रहे हैं, ओपिनियन, वहां पे क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग्स। हाँ देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल, मुझे मैनेजमेंट हायर करती है कि आप डेटर्स को वेरीफाई करके दे दें, और डेटर की वेरिफिकेशन में ये 3 प्रोसीजर लगाने हैं। पहला प्रोसीजर आप लगाना है, कंफर्मेशन भेजनी है। दूसरा प्रोसीजर, जिन कंफर्मेशन आएगी डिफरेंस होगा उसको आपने रिकंसिलिएशन बनानी है। तीसरा प्रोसीजर, आपने उनकी सब्सिक्वेंट पोजीशन को चेक करना है, और आपने 50% सैंपल पे ये काम करना है। अब ये अगर देखो तो इधर कवर होगा या उधर कवर होगा, अश्योरेंस में कवर होगा या नॉन अश्योरेंस में कवर होगा, नॉन अश्योरेंस, अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस में। तो फिर फर्क क्या हुआ अश्योरेंस में, यहाँ पे आप कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग भी ले रहे हैं, यहाँ पे आप टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्लाइंट की डिक्टेशन नहीं ले रहे प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, बल्कि आप अपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं टू फॉर्म द ओपिनियन। दैट इज अ डिफरेंस। लेकिन कवर वहां पे भी हो सकती है, कवर यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक होगी जी बात। और तीसरे नंबर पे इसमें आती है जी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बेसिकली कंप्लीट नहीं होते बल्कि अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसकी एनालिसिस, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसको एक समराइज फॉर्म के अंदर जो है वो डील किया जा रहा होता है जी। जो ये स्पेसिफिक आइटम्स हैं इसके ऊपर आपका 810 ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 810 लगता है, इसके ऊपर आपका आइजा 805 लगता है, और कंप्लीट सेट के ऊपर यहां पे फिर फर्दर 2 टाइप्स बनती हैं। आप भी कहेंगे कितनी टाइपों में निकालता जा रहा आगे फिर फर्दर 2 टाइप्स बनती हैं। एक आती हैं जनरल पर्पस, और एक होती है आपकी स्पेशल पर्पस। जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको कवर करता है आइजा 800, और जो जनरल पर्पस है ये अप टू 700 सीरीज, यानी अप टू 700 सीरीज से मुराद क्या है 200 सीरीज, जिसमें आपका देखा जाए तो आइजा 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, फिर इसमें आपका आता है जी 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620। फिर उसके बाद आपकी इसमें जो 700, 701, 705, 706, 710, 720, ये सारे स्टैंडर्ड आपके इसमें कवर होते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? ये स्टैंडर्ड्स, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे या इसकी, मतलब ये स्पेशल पर्पस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल आइटम ऑब्लिक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, these standards will tell the reporting requirements, but how to conduct the audit, these standards will follow। यानी कि आपने इनके साथ इनकी रिक्वायरमेंट्स को भी मैच करना है। देयर विल बी अ डिफरेंस, स्टैंडर्ड विल टेल, ये स्टैंडर्ड में बताएगा ये डिफरेंस है, इसको छोड़ दो, ये डिफरेंस है, ये छोड़ दो। बट अगर आपने ऑडिट करना है, क्योंकि यहां पे क्या कह रहे हैं आप स्पेशल पर्पस के मुताबिक कंप्लीट सेट की ऑडिट की बात कर रहे हैं, यहां पे आप सिंगल आइटम ऑब्लिक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की बात कर रहे हैं, यहां पे आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो ऑडिट किस तरह से करना है, दीज स्टैंडर्ड विल टेल द ऑडिट। तो आप क्या करेंगे, ये तो मिनिमम फॉलो करेंगे प्लस इनकी अपनी रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे। अच्छा, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो सिंगल आइटम है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका ऑडिट वो ही कर सकता है जिसने इसका ऑडिट किया हो या यहां पे ऑडिट किया हो। देखो, अगर मैंने कंप्लीट सेट का ऑडिट नहीं किया तो मैं क्या डेटर का ऑडिट कर सकता हूं? क्या मेरे पास कंट्रोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग है? क्या मेरे पास बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है? क्या मुझे लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है? क्या मुझे आईटी कंट्रोल का पता है? नहीं पता। और अगर मैं इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहूं, इन चीजों को करना चाहूं, तो दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकेबल। क्यों नहीं प्रैक्टिकेबल होगा? क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का इंपैक्ट आएगा। तो रिकमेंडेड ये होता है कि ये जो ऑडिट करना है ये वही करे जिसने कंप्लीट सेट का ऑडिट किया है, बिकॉज अदरवाइज इट इज नॉट अ प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल की बात करता है कि प्रैक्टिकेबल नहीं है, मींस क्या है, अगर करना चाहो तो कर लो, लेकिन फिर आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, आपको हर चीज को दोबारा से शुरू से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये सारी रिक्वायरमेंट आपको सारी फॉलो करनी पड़ेगी। और जब हम बात करते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इसमें निगेट कर देता है, कहता है नहीं, कर ही वो सकता है जिसने वो ऑडिट किया है। यानी कि आप प्रैक्टिकेबिलिटी की बात को इम्प्रैक्टिकेबल नहीं कहता, बल्कि कहता कर ही नहीं सकते, करेगा ही वो जिसने कंप्लीट सेट का ऑडिट किया है। बात समझ गए? तो ये बेसिकली इन दोनों केसेस में जो ऑडिटर होते हैं कंप्लीट सेट के, वही ऑडिटर होते हैं इन दोनों के। आप सादे अल्फाज में ये समझे। और ये जो ऑडिट है कोई भी कर सकता है, क्योंकि कंप्लीट सेट का उसने सारे प्रोसीजर तो दोबारा लगाने। ये बात समझ आ गई आपको? यहां तक कोई इशू, कोई इतराज, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई मसाइल? डाना जी, नींद तो नहीं आ रही? अंडरस्टैंडिंग ठीक हो रही है चीजों की? समझ आ रहा है जी? ऊपर से तो नहीं गुजर रही? डन हो गई बात। आगे चलते हैं। देयर इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर
एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसको जो स्टैंडर्ड गवर्न करता है ना, ISAE के नाम से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ये आपका बेसिकली जो गवर्निंग स्टैंडर्ड है ये 3000 है। जो गवर्निंग स्टैंडर्ड है ना, मतलब यानी कि इसके नीचे काफी सारी सर्विसेज आएंगी, जो इसका गवर्निंग स्टैंडर्ड है वो 3000 है। यानी कि आप 3000 के अंदर रहते हुए अपनी सर्विसेज को डिफाइन करेंगे, कौन सी इसमें सर्विसेज को फॉल करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे क्या था जी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसमें फिर फर्दर हमने क्या डिस्कस किया, रिव्यू एंगेजमेंट और ऑडिट। ऑडिट को फिर फर्दर 3 में डिवाइड किया, कंप्लीट सेट, सिंगल आइटम, सिंगल कैप्शन और समरी। फिर आगे कंप्लीट सेट को फर्दर 2 में डिवाइड किया, जनरल पर्पस, स्पेशल। फिर जो सिंगल कैप्शन था उसको डिस्कस किया, फिर हम समरी को डिस्कस किया, फिर जो रिव्यू एंगेजमेंट के 2 स्टैंडर्ड्स थे उनको डिस्कस किया। दिस ऑल इज रिलेटिंग टू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि जब हिस्टोरिकल डाटा है तो आपने किस तरह से डील करना है, यू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। समझ आ गई। अब दूसरे नंबर पे आया कि जब अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, देन व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट हिस्टोरिकल, फिर क्या होगी, समथिंग डिफरेंट। अब यहां पे जो बात आती है, यहां पे जो सर्विसेज आती हैं उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने कहा कि गवर्निंग स्टैंडर्ड 3000। आप फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप किसी ने सेलकोट की इंडस्ट्री में कोई आइडिया है किसी को, सेलकोट की इंडस्ट्री का? वहाँ पे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बनते हैं, फुटबॉल बनते हैं, आपकी जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, वो चीज़ें इस तरह की बनती हैं। द प्रॉब्लम इज चाइल्ड लेबर। जो इंटरनेशनल वेंडर्स हैं, दे आर रिक्वायरिंग दैट दे शुड बी नो चाइल्ड लेबर। इस चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, एंड देयर आर द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इवन द लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट देयर लेबर, जिसको लेबर को रोकने के लिए लॉज है। अब जाहिर बात है, अगर एक बीइंग इंटरनेशनल वेंडर, फॉर एग्जांपल के तैयब इंटरनेशनल वेंडर है, एंड तैयब ने मुझे ऑर्डर देना है लोकली पाकिस्तान में, तैयब की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप मुझे लेबर लॉज की कंप्लायंस के ऊपर एश्योरेंस एंगेजमेंट लेकर दे देंगे तो मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा। किसके ऊपर एश्योरेंस एंगेजमेंट? लेबर लॉज की कंप्लायंस के ऊपर एश्योरेंस एंगेजमेंट की रिपोर्ट लेकर दे देंगे तो मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा। अब ये तैयब बात है मेरे पास, तैयब कहते हैं जी मुझे ना ऑडिट करवाना है। मैं कहता हूँ जी किस चीज़ का? तैयब कहते हैं जी हमने ना लेबर लॉज की कंप्लायंस का ऑडिट करवाना है। अब एकदम आप बात सुनेंगे तो आप एक दफ़ा कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे कि यार मैं किस स्टैंडर्ड में इसको कवर करूँ? सवाल आता है ना, किस स्टैंडर्ड में कवर करूँ? बेटा वो 3000 में कवर होगा, ISAE 3000 में कवर होगा, वो स्टैंडर्ड्स में नहीं जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, दैट इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बात समझ आइए आपको? अच्छा, एग्जाम्पल दें एक और। आप आते हैं, कहते हैं जी मैंने लोन लेना है। मैं कहता जी बिल्कुल ठीक है, आप लोन ले लें। कहते हैं जी बैंक की रिक्वायरमेंट है कि जो आपका बिजनेस प्लान है, जो प्रोजेक्शंस हैं, ये अपने ऑडिटर से वेरीफाई करवा के दें। तो मैंने कहा जी मुझे बताएं इसमें करना क्या है। अच्छा, आप चलें, आपसे सवाल करता हूँ मैं। सवाल आया, बैंक से लोन लेना है, बैंकर की रिक्वायरमेंट है कि अपनी प्रोजेक्शंस को अपने ऑडिटर से वेरीफाई करवा के दें। आप बीइंग मैं क्लाइंट हूँ आप लोगों का, आप मुझे क्या क्या सर्विस ऑफर करेंगे, किस तरह से करेंगे? आपने स्कोप में रहना है। मैंने कहा है प्रोजेक्शन के ऊपर वेरिफिकेशन। आप मुझे बताएं यहां पे आप कहां पे कवर कर सकते हो उसको? इधर हिस्टोरिकल नहीं है, गुड, ये तो निकल गई। फिर दूसरी ये रह गई यहां पे, और एग्रीड अपॉन। अब बात समझ आइए आपको? यानी कि मैं कहूंगा कि अगर तो आप मुझे प्रोसीजर बताएंगे और मैं उन प्रोसीजर को परफॉर्म करके अपनी फाइंडिंग दे दूंगा तो फिर मैं आपको दे सकता हूं 4400। अगर बैंकर की रिक्वायरमेंट है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट चाहिए, कौन सी एंगेजमेंट चाहिए? एश्योरेंस एंगेजमेंट चाहिए, तो फिर हमें 3000 सीरीज के अंदर जो स्टैंडर्ड आएगा वो आएगा ISAE 3410। इसके मुताबिक हमें उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और ये हमारा वॉल्यूम 2 की ही डिस्कशन है। ये जो आपका अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये सारे का सारा ही जो डील करता है ये आपका वॉल्यूम 2 से ही डील करता है। कहाँ से डील करता है? वॉल्यूम 2 से डील करता है। तो मैं कहूँ जी मैं 3410 में इसके ऊपर रिपोर्ट दे देता हूँ। 3410 है ही इस चीज़ के बारे में, जो आपके प्रोजेक्शंस के बारे में, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस के बारे में, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको डील करता है। बेटा बेस को चेक नहीं करना, बेस तो ऑलरेडी ऑडिटेड होगी। क्या आपने बेस, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसके प्रोसीजर दिखे हुए वहाँ पे,
बेस को किस तरह से चेक करना है, रीजनेबलनेस को किस तरह से टेस्ट करना है। आप उसका ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं, पिछले 3 साल का, 2 साल का, उसकी एक्चुअल पोजीशन देख लेते हैं, उसकी बेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अगर आप ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे तो देन देयर विल बी डिफरेंट टास्क। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक है ड्यू डिलिजेंस करना, एक है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिट करना। द बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, सेम नहीं है। अगर आपको पेपर में सवाल आ जाता है कि प्रोजेक्टेड कैश उस पर क्या काम करेंगे, यू विल डील हियर 3410 के प्रोसीजर आप वहां पे फॉलो करेंगे। ये बात समझ आ गई। एक छोटा सा टॉपिक है, वो बेसिकली यहां पे भी लिंक होगा और उधर भी लिंक होगा। उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूं। नॉर्मली आपने देखा होगा क्लाइंटों पे आउटसोर्सिंग हुई होती है फंक्शंस की, लाइक अकाउंट्स का फंक्शन आउटसोर्स हुआ हुआ है, लाइक एचआर का फंक्शन आउटसोर्स हुआ हुआ है, पेरोल का फंक्शन आउटसोर्स हुआ हुआ है, या इवन कई दफा तो ट्रांजैक्शन भी आउटसोर्सिंग के थ्रू प्रोसेस हो रही होती है, जिसकी बड़ी जीती जागती एग्जांपल आपके एटीएम कार्ड्स है। आइडिया है ना एटीएम कार्ड्स का। छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूं, फिर मैं 2 सर्विसेज को यहां पे लिंक करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक, आप कस्टमर है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, जी मिस्टर एक्स जो लाहौर वाले की बात हो रही है आजकल। मिस्टर एक्स एक कस्टमर है। मिस्टर एक्स के पास एक कार्ड है, ये एटीएम कार्ड है। मिस्टर एक्स जाते हैं, और ये एटीएम कार्ड है फॉर एग्जांपल ABC बैंक का। बड़ी सुकून के साथ समझने वाला एग्जांपल है। मैंने 2 सर्विसेज को यहां पे लिंक करना है तो समझ लें, ये आगे जाके आपको आसानी होगी। मिस्टर एक्स के पास एक एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड है ABC बैंक का। मिस्टर एक्स अपनी ये एटीएम कार्ड, ये ABC का जो कार्ड है ना, ये लेके जाते हैं एक एटीएम कार्ड मशीन के ऊपर। वो एटीएम मशीन लगी हुई है XYZ की, XYZ बैंक की। मिस्टर एक्स अपने एटीएम कार्ड लेके जाते हैं XYZ की बैंक के ऊपर। आप जाहिर बात, आपके पास कोई भी कार्ड कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब हुआ क्या, आपने गए कस्टमर, बीइंग कस्टमर आप गए, आपने कार्ड इनपुट किया, आपने पासवर्ड दिया। पासवर्ड देने के बाद आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद 4 से 5 सेकंड का गैप आता है। वो गैप क्या होता है, वो गैप समझने की जरूरत है। उस गैप में वो इंफॉर्मेशन जो मिस्टर एक्स ने XYZ की मशीन के ऊपर दी, उसके कंप्यूटर लगा हुआ था, उस इंफॉर्मेशन को पकड़ा, उसके अंदर कुछ चीजों को वेरीफाई किया। एक्सपायरी डेट ऑफ द कार्ड, उस कार्ड के लास्ट CVC 3 डिजिट्स, उसके अंदर जो उसका बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन कार्ड वगैरह उसने सारी स्कैन की, स्कैन करके उसने ट्रांसफर कर दी दरमियान में इंटरमीडियरी को। उस इंटरमीडियरी का नाम था वीजा। वीजा कार्ड होते हैं ना, वीजा को इंटरमीडियरी को भेज दिया। अब वीजा ने क्या किया, वीजा जारी बात है इंटरमीडियरी के तौर पे काम कर रहा है। वीजा ने वो कार्ड की इंफॉर्मेशन भेज दी किसके पास, ABC बैंक के पास। और ABC बैंक ने उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया, उसके बैलेंस को वेरीफाई किया, उसके ऊपर कोई लिमिट तो नहीं लगी हुई, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी, उसको वेरीफाई किया, उसके फंड्स अवेलेबल हैं उसको वेरीफाई किया। उसने अपनी कंप्लीट वेरिफिकेशन करने के बाद इसको 2 तरह के मैसेज भेज सकता है। एक तो एक्सेप्टेंस का मैसेज हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, रिजेक्शन का। अगर रिजेक्शन का मैसेज हो तो आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कि सर्वर नॉट ऑपरेटिंग, या आपकी ट्रांजेक्शन इस वक्त ऑपरेट नहीं हो सकती। वो इंफॉर्मेशन आई ये वीजा के पास, वीजा ने वो इंफॉर्मेशन किसको भेजी, वीजा ने वो इंफॉर्मेशन भेज दी XYZ को, और XYZ ने उसकी बेस के ऊपर मिस्टर एक्स की ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर दिया या डिसअप्रूव कर दिया। अब हुआ क्या, अब जहां पे जो XYZ बैंक था, इसने एक पेमेंट कर दी। पेमेंट किसके बिहाफ पे की, वीजा के बिहाफ पे की। जाहिर बात है मैं तो वीजा को जानता हूं, मुझे तो नहीं पता ये बैंक कौन है, मैं किसको जानता हूं, वीजा को जानता हूं। XYZ बैंक ने वीजा के बिहाफ पे पेमेंट कर दी। XYZ ने एंट्री क्या की होगी, XYZ ने एंट्री की होगी रिसीवेबल फ्रॉम वीजा डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसने क्या एंट्री पास की होगी, इसने कहा होगा जी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट और वीजा पेबल अकाउंट क्रेडिट। अब देखें मेरी बुक्स के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल आप ऑडिटर हैं, XYZ बैंक है, आप किसके ऑडिटर हैं, XYZ बैंक के, और XYZ बैंक की बुक्स के अंदर वीजा का एक डेबिट आ रहा है और उसके साथ एक क्रेडिट आ रहा है। अब आपके ज़हन में एक सवाल जन्म लेगा कि भाई ये तो सिर्फ रिसीवेबल की अमाउंट है, पूरे साल में कितने बिलियंस की ट्रांजेक्शन हुई होंगी, पूरे साल में कितनी इंफॉर्मेशन हुई होगी जो किसी इंटरमीडियरी के थ्रू रूट हुई होगी, तो क्या मुझे इसके कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है,
देखना बीइंग ऑडिटर आपके दिन में सवाल तो आएगा ना, ये तो नहीं हो रहा कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, नाम किसी का है, जा किसी को रही है पेमेंट, मैं अपनी मर्जी से पेमेंट निकाल कर जेब में डाली जा रहा हूं, एंड पे रिसीवेबल दिखा देता हूं। सवाल तो जन्म लेगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मैं अगर XYZ बैंक ऑडिटर, मैं कहूंगा मुझे वीजा के कंट्रोल्स को समझना है, वीजा के कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है। अब अगर आप XYZ बैंक के ऑडिटर हैं तो आप कौन से ऑडिटर हुए? यूजर ऑडिटर। यूजर ऑडिटर से मुराद क्या है? सर्विसेज कौन यूज कर रहा है? XYZ बैंक यूज कर रहा है, किसकी? वीजा की। तो वीजा XYZ क्या है? यूजर एंटिटी। आप क्या होगे? यूजर के ऑडिटर होगे। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वीजा क्या है फिर? वीजा क्या है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं मैं आपको। वीजा क्या है? XYZ बैंक क्या है? यूजर एंटिटी। और आप क्या है? यूजर ऑडिटर। यूजर ऑडिटर ने किसके कंट्रोल अंडरस्टैंड करने हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। किसके थ्रू करने हैं? XYZ बैंक के थ्रू करने हैं। अब जो यूजर ऑडिटर ने सर्विस यूज करनी है, वो या जो रिपोर्ट रिव्यू करनी है या कंट्रोल अंडरस्टैंड करने हैं, वो करने हैं आइजा 402 के अंदर। वो क्या करने हैं? आइजा 402 के अंदर। अब मैं क्या कर सकता हूं? बीइंग यूजर ऑडिटर, मैं खुद वीजा चला जाऊंगा, वीजा के जाके कंट्रोल समझ लूंगा। देखो ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं यूजर ऑडिटर हूं ना, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी कि वीजा के थ्रू ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है, मैंने वीजा के कंट्रोल समझने हैं। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। पहली ऑप्शन क्या है? मैं वीजा चला जाता हूं, जाके खुद वेरिफिकेशन कर रहा हूं कंट्रोल्स की। दूसरी ऑप्शन क्या होगी? आप पे तैयब चला जाता है, तैयब जाके कंट्रोल्स की वेरिफिकेशन। तीसरी ऑप्शन का ऑडिटर, वीजा का ऑडिटर एक रिपोर्ट दे दे, हम उसको यूज कर लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात क्या थी? वीजा का ऑडिटर हमें रिपोर्ट दे दे, हम उसको यूज कर लेंगे। अब अगर आप यूजर ऑडिटर के तौर पे हैं और आपने उस रिपोर्ट को यूज करना है, तो आप किस बेसिस पे यूज करेंगे? 402 के मुताबिक यूज करेंगे। अब दूसरी ऑप्शन क्या है? अब जारी बात है, जो वीजा है, इस वीजा कौन है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑप्शन तीसरी क्या दी थी? यूजर ऑडिटर के तौर पर ऑप्शन क्या दी थी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर रिपोर्ट दे दे तो मैं उसको यूज कर लूंगा। अब जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑडिटर कौन होगा? इसका ऑडिटर होगा सर्विस ऑडिटर। इसका ऑडिटर कौन होगा? इसका ऑडिटर कौन होगा? सर्विस ऑडिटर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सर्विस ऑडिटर है ये यूज करेगा ISAE 3402 को। यानी कि अगर आप जहां पे 2 एस्पेक्ट से आपने देखना है, अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पे अपॉइंटेड हुए हैं, अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पे अपॉइंटेड हुए तो यू आर सर्विस ऑडिटर। और सर्विस ऑडिटर ने जो कंट्रोल टेस्ट करने हैं किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करने हैं? ISAE 3402 के मुताबिक करने हैं। और अगर आप यूजर ऑडिटर हैं, यानी कि उस एंटिटी के ऑडिटर हैं जिसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया है, तो आपने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किस बेसिस पे लेनी है? 402 में लेनी है। काम एक तरह का ही है, स्टैंडर्ड 2 डिफरेंट है। यहां पे आप उस रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं, यहां पे आप उस रिपोर्ट को बना रहे हैं। समझ आई बात की? ये एग्जांपल के साथ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऊपर से तो नहीं गुजरी बात? मैं जानवर बता रहा हूं, ये साथ साथ अगर बताते रहेंगे तो आसानी रहेगी। अगर रिपीट करना है तो मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूं, और अगर आपको समझ आ गया तो फिर ठीक है। डन है जी? क्लियर होगी? तो आप देखें जहां पे 2 सर्विसेज आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा हमारा स्टैंडर्ड कौन सा हो गया जी? ISAE 3402। और यहां पे इधर हमने लिया था 402। जब आप यूजर ऑडिटर के तौर पर होंगे, जब आप ऑडिट कर रहे होंगे और वहां उस ऑडिट के अंदर यूजर एंटिटी उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करी होगी, तो आपने 402 को फॉलो करना है। और अगर आप सर्विस ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो गए हैं और सर्विस ऑडिटर के तौर पर आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर आप कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे? 3402 को फॉलो करेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। टाइम क्या हुआ जी? अब ये 10-15 मिनट। ये आज इंशाल्लाह ने कवर करके जाएंगे, चाहे 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इसमें तीसरा स्टैंडर्ड आता है, ये मगर 3400 है मेरा ख्याल है यार, जो कैश फ्लो वाला 3400 देख भी लेते हैं एक दफा।
3400 है। वॉल्यूम 2 है किसी के पास इस वक्त? नहीं है। अच्छा 3000, 3400, 34 फिर आता जी ISAE 3410। ये ग्रीन हाउस मिशन, यानी कि जो बेसिकली आपने अगर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है तो उसमें एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उसमें फिर कार्बन मिशन और उसके ऊपर एक रिपोर्टिंग आती है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो उसके लिए अगर आपके कोई आता है प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं तो ग्रीन हाउस के लिए 3410 है। ये लास्ट ईयर हमारा लास्ट मतलब अटैम्प्ट के अंदर जो है ना हमारा सिलेबस का पार्ट बना है, तो 3410 भी हमारा इसी में कवर होगा। और एक आखिरी है जी 3420 ISAE 3420। ये बेसिकली डील करता है आपकी जो प्रोस्पेक्टस के अंदर आती है ना कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको डील करता है 3420। दानों की जी बात। तो ये जनाब हमारे 1 2 3 4 और 5 स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे कवर होते हैं, 2 स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे कवर होते हैं, 1 स्टैंडर्ड मिस आउट हो रहा है मुझे लग रहा है। बुक होती है ना तो वहां से देख चले नहीं हो, मतलब अभी फॉर टाइम ही आपके दिन में ये होना चाहिए। आप जरा अपनी फर्म के अंदर रहते हुए सर्विसेज को दोबारा रिकॉल करें। रिकॉल करने 2 मिनट के अंदर। बीइंग अ फर्म प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारा एक टैक्सेशन का डिपार्टमेंट होता है, एक रिस्क एडवाइजरी होता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी होता है, ERP होता है और अश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है। हमने अश्योरेंस को क्यों सेपरेट कर लिया है? क्योंकि हम अश्योरेंस को ही पढ़ेंगे, हमने सब्जेक्ट के लिए इसको सेपरेट किया। तो ये CFAP 6 के लिए हमने सारी इतनी डिस्कशन की है। टैक्सेशन पे CFAP 5 आपका ऑलरेडी मौजूद है, रिस्क एडवाइजरी के ऊपर CFAP 3 और CFAP 2 आपका है, फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए BFD का पेपर आपका CFAP 4 और CFAP 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मौजूद है। ERP किसी ना किसी के साथ लिंक हो जाता है। और जो आपका अश्योरेंस डिपार्टमेंट है इसके अंदर फर्दर 2 तरह के काम होते हैं, एक नॉन अश्योरेंस होते हैं और एक अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं। नॉन अश्योरेंस आर वेरी सिंपल, एग्रीड अपॉन है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा फिर एग्रीड अपॉन को फिर हम लिंक करते हैं 3000 के साथ। अब जरा रिकॉल करें, अगर आप मुझे बुलाते हैं या मैं क्लाइंट आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि मुझे लेबर लॉस की कंप्लायंस के लिए 4 प्रोसीजर लगवाने हैं, तो फिर आप मुझे कौन सी सर्विस रिकमेंड करेंगे? एग्रीड अपॉन रिकमेंड करेंगे। आप कहेंगे जनाब 4 प्रोसीजर लगवाने हैं तो ये एग्रीड अपॉन में करवा लें। अगर मैं कहता हूँ कि एश्योरेंस एंगेजमेंट कराने तो फिर आप कौन सी सर्विसेज ऑफर करेंगे? आप कहेंगे 3000 में करवा लें। तो आपने क्लाइंट को फैसिलिटेट भी करना है। तो फिर अश्योरेंस में, नॉन अश्योरेंस में फिर एग्रीड अपॉन था और कंपाइलेशन एंगेजमेंट थी। 4400 और 4410 इसको डील करते हैं 2 स्टैंडर्ड्स। फिर जब हमने बात की कि अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो उसमें हमने कहा कि एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और एक अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। फिर हमने कहा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर 2 तरह के फर्दर बन गए आपके, एक रिव्यू एंगेजमेंट बन गई और दूसरी ऑडिट की एंगेजमेंट बन गई। फिर हमने कहा कि रिव्यू में 2 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, एक ISRE 2410 है और एक ISRE 2400 है। फिर हमने कहा ऑडिट के अंदर फिर 3 तरह के हिस्सों में डिवाइड किया हमने सर्विसेज को। एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट को हमने कहा, एक हमने सिंगल आइटम ऑब्लिक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने बात किया और एक हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की। फिर जो हमने कंप्लीट सेट थे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और दूसरा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और फिर हमने इन स्टैंडर्ड्स का आपस में लिंक भी थोड़ा बहुत देख लिया। तो ये जनाब आपका सिलेबस है जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें 2 मिनट लगा के आप अंडरस्टैंड कर लें। अगर कोई सवाल है तो डिस्कस करें, इसके बाद हम ग्रिड लाइन को डिस्कस करते हैं कि फाइनली जो ग्रिड है उसमें कौन कौन सी हमारी ग्रिड्स मौजूद हैं और उसमें हमने किस तरीके से अपनी रिस्क बेस्ड एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जी ये बता दूं ना, ये वाला एग्जांपल, ये जो क्लास है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप इसको समझेंगे तो आप इजीली पास कर लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा ना, अब मैं जनरल बता रहा हूँ, आपने अगर आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी करना है, आपने किसी कुलीग से, किसी जो आपके साथ ऑलरेडी पढ़ रहा है उससे आप डिस्कस करके देख लीजिएगा, बच्चों को पता ही नहीं होता। इवन कई ऐसे क्वालिफाइड लोग मिलेंगे आपको जिनको नहीं पता होगा कि बीइंग प्रैक्टिशनर हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं और वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कवर होती हैं। ये जो ट्री है ना आज का, इसके बाद 2-3 ट्रीज और हैं। ये दो कुछ ट्रीज है ना, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेस के लिए जरूरी है कि हमने किस तरह से इसको लेकर चलना है। एनीवे जी, अगर इसका कुछ सवाल है तो कॉलेज जी बना आगे चलें। डन है जी, ओके। अच्छा आगे जो ग्रिड है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ग्रिड लाइन उसने आपको बना दी है, 1 2 3 4 एंड 5। पहली ग्रिड उसने बना दी जी आपकी ऑडिट है जी,
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिसमें दो एरियाज उसने रखे हैं, प्लानिंग एंड अदर्स, प्लानिंग और अदर। इसके ऊपर उसने कहा जी कि आपके जो बनती है वेटेज बनती है वो बनती है 25 से 30 मार्क्स की, ऑडिट की जो प्लानिंग है और अदर्स है। अच्छा, अब इसके अंदर एरियाज कौन कौन से कवर होते हैं? इसमें आप अगर 240 कर दें, आप इसमें 315 खत्म कर दें, 320 330 खत्म कर दें और 700 सीरीज पूरी खत्म कर दें, तो ये आपके सारे एरिया इसमें कवर होंगे। आप देखें इतने ज्यादा स्टैंडर्ड्स के लिए टोटल 25 से 30 नंबर है। अब मैं फिर इसमें से क्या करूंगा, रिस्क बेस्ड कैटेगराइज करूंगा। ये आईकैप ग्रिड है, एक मैं अपनी ग्रिड बनाऊंगा इसके साथ, ये आईकैप ग्रिड है। इसके बाद मैं अपनी ग्रिड एक बनाऊंगा इन स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर। तो ये सारे स्टैंडर्ड कहां पे कवर होते हैं? इस 25 से 30 मार्क्स की ग्रिड में कवर होते हैं। फिर दूसरा नंबर पे आते हैं जी ऑडिट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्लानिंग एंड अदर की जगह पे रिस्क आ गया। इसकी उसने ग्रेड बना दी 15 से 20 नंबर की। और इसमें स्टैंडर्ड कौन कौन से कवर किए उसने? 240, 315, 320 और 330। अब यहां पे सारा एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड सारी एप्लीकेशन है, 100% एप्लीकेशन है। यहां पे थ्योरी को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बट वो एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन इसकी डिफरेंट है। वो अंडरस्टैंड करके आप इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ सिनेरियो बेस्ड रिस्क का एक मेजर क्वेश्चन आता है, जो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन या 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसमें आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं और उसके प्रोसीजर्स को डिजाइन करना होता है। ये कैफ के ऊपर बड़ा सुपर डुपर हिट चल रहा है आजकल। एक सवाल मैंने कैफ में अभी करवाया था, ये इसका ना रिस्क का सवाल, फाइनल का क्वेश्चन उठाया मैंने, उसमें फिगर्स के साथ करवा दिया और पूरी बॉडी वाला क्वेश्चन पूरा था और एंड पे 15 से 20 नंबर उसके फाइनल में थे। वो सेम क्वेश्चन कैफ में आ गया, उसने क्या कि फिगरें निकाल दी, बाकी स्टेटमेंटें सारी वही रखी। अब बच्चों ने करना क्या था, वही रिस्क आइडेंटिफाई करते। जिन बच्चों ने वो क्रैश कोर्स ले लिया एग्जैक्टली 10 से 15 नंबर पक्के पक्के, सीधे सीधे वही रिस्क, वही इवन सिनेरियो भी वही था, मसला भी वही थे, चीजें भी वही थी। जिसने बस पढ़ा उसने समझ गया वो बात को। तो ये 15 से 20 नंबर है, ये 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हाई रिस्क में कैटेगराइज होते हैं, इसमें भी फर्दर हाई रिस्क में कैटेगराइजेशन है, वो फर्दर हम आगे जाके देख रहे होंगे। तीसरे नंबर पे आपका था ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ये जो आपका 700 सीरीज है, ऑडिट सीरीज जो रिपोर्टिंग की है, इससे आपका 20 से 30 मार्क्स का पेपर आता है। कितना आता है जी? 20 से 30 मार्क्स का पेपर आता है। फिर चौथे नंबर पे आपका आता है जी स्पेशलाइज्ड एरियाज, और इसमें अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज। अच्छा, अब इसमें जो स्पेशलाइज्ड एरिया है ना, ये जो इसमें से नंबर है आपके, ये 15 से 20 नंबर है। कितने हैं जी? 15 से 20 नंबर है। अब इसमें टॉपिक चेक करें कौन कौन से हैं। ये सारे टॉपिक, ये कौन सी है जी? ग्रेड 4 बनती है ना, G4 के नाम से मैं करते जा रहा हूं, ठीक है जी। G4, G4, G4। जस्ट इमेजिन ग्रेड 4, ग्रेड 4, ग्रेड 4, ग्रेड 4। कितने स्टैंडर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टैंडर्ड। और नंबर कितने हैं? 15 से 20। अब फर्दर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो इसमें फिर हम हाई रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनको किस तरह से डील करना उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमने अपनी प्लानिंग करनी है। देखें, पास करने की अप्रोच के साथ जाना है, इस अप्रोच से नहीं जाना कि हर चीज कर लो। करना सब कुछ है, लेकिन तरीके से समझ के, अंडरस्टैंड करके, पेपर की रिक्वायरमेंट को समझ कर, अदरवाइज पेपर नहीं पास होता। ये जो बच्चे लंबी लंबी अरसे से पेपर फंसा के बैठे हैं, उसकी बेसिक रीजन ये होती है पेपर प्लान ही नहीं होता। आज मैं क्या कर रहा हूँ? प्लानिंग डिस्कस कर रहा हूँ। सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट की ग्रिड क्या है, किस तरीके से है, क्यों है, कैसे है। जब ये चीजों को आप समझ लेंगे तो आई बिलीव कि आपको आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक हो जी बात। आखिरी एरिया जी आपका जिसमें एथिक्स है, क्वालिटी कंट्रोल है,
प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें से आपका 10 से 15 नंबर का पेपर आता है। इसमें आपका क्या है, कोड ऑफ एथिक्स, आइदर 220, ISQC1 और आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ऑर्डिनेंस है उसके कुछ सेक्शन वो कोड के साथ ही मिक्स होते हैं। तो ये 10 से 15 नंबर इसके ऊपर आपके आते हैं। यहाँ तक ओके जी, यहाँ तक कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन? अब मैं अपनी रिस्क असेसमेंट करने जा रहा हूँ हाई, मीडियम और लो रिस्क वाली। ठीक होगी जी बात? अब जो मैं हाई रिस्क एरिया कहता हूं ना, जिनको यानी मेरी अपनी अगर जाती राय देखी जाए, हाई रिस्क में हम टॉप डाउन अप्रोच पे चलेंगे। सबसे पहले आपकी 70, 701, 705, 706, 710, 720। इसमें भी फर्दर, इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन हो सकती है, लेकिन मैं उसको फर्दर कैटेगराइज नहीं कर रहा। 600, 580, 570, 560, 550, 540, 510। अच्छा, इसमें भी अगर फर्दर आप मुझे कहेंगे हाई रिस्क करो, 705, 706, 710, 560, 570, 540, 600, 701। अगर आप मुझे फर्दर कैटेगराइज करने को कहोगे तो मैं इसको फर्दर इस तरह से कैटेगराइज करूंगा। अब इसके अंदर एक आती है मीडियम रिस्क। अब ये बेसिकली बेटा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरे मतलब मैं ग्रेड को नहीं कुछ कह रहा, मैं खुद समझता हूँ कि पास एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, पास पेपर की बेसिस के ऊपर यहाँ से आपका तकरीबन 80 to 85 मार्क्स का पेपर आता है। आप चलें 80 ना करें, आप इसको 70 to 80 मार्क्स करने हैं। 70 से 80 नंबर है स्टैंडर्ड्स के अंदर, गारंटेड इंशाल्लाह। फिर आते हैं मीडियम रिस्क। इसमें कोई स्टैंडर्ड मैं लिखूंगा ही नहीं, जो नहीं लिखूंगा मतलब मैंने किसी कैटेगरी में नहीं लिए, अदर मैं सारे कंसिडर कर दूंगा जी। 510 है। अच्छा, मीडियम में जो मेरे मुताबिक मीडियम में आते हैं बेटा, ये मेरी कैटेगराइजेशन है, बार बार ये कह रहा हूँ, ये आईके की कैटेगराइजेशन नहीं है, किसी की कैटेगराइजेशन नहीं है। मेरा जो पास एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना एक असेसमेंट है, मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। 800 पूरी सीरीज और 4400, 4410। फिर इसमें आप ले लें 3400 और इसमें आप कर लें 800 पूरी सीरीज हो गई है। 800 से मुराद है 800, 805 और 810, 44 और 4410 और हाँ इसमें एक और ऐड कर लें कोड ऑफ एथिक्स, और आप इसको कर लें 82 85 और इसको कर लें आप 10 to 15 और बाकी आपका लो आते हैं ऑल अदर्स। ये बड़ा कंजूसी के साथ मैंने की है, वो पांच एक नंबर इसमें से आपने मैक्सिमम कमा सकते। ये कैटेगरी है जी, ये मेरी असेसमेंट है जी। मैं समझता हूँ कि ये सिलेबस आपका इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा, पहले प्रायोरिटी इनको देनी पड़ेगी, साथ बाकी चीज़ें भी होंगी। इसमें भी एक और पॉइंट, सॉरी एक पॉइंट रह गया रिस्क असेसमेंट वाला। तो रिस्क असेसमेंट आप ऐसे लिख लें क्योंकि वो सवाल ही दूसरे तरीके से आते हैं। ये लीजिए, ये आपके सामने ग्रिड है। रिस्क असेसमेंट एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने यहाँ स्टैंडर्ड्स के नाम नहीं लिखे और बाकी ये स्टैंडर्ड्स मैंने नाम ले दिए। 80 से 85 मार्क्स इसका पेपर है। ये स्टैंडर्ड्स सीधे लिखे 10 से 15 नंबर इसमें से हैं, बाकी सब में से 5 नंबर का पेपर आने के चांस है। ये पास ट्रेंड की बेसिस पे है, इससे ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं है। बाकी देखें ना, मैं 200 कहीं लिखा है, ना 210 लिखा है, ना 220 लिखा है, ना 230 लिखा है, 240 इसमें आ गया,
250, 260, 265, 300, 330, 330 जो इसके साइड में आ गया ना, बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे इसमें एक और ऐड कर लें, बल्कि आप 402 भी ऐड कर लें। 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये एक अपर लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर, ये फाइनल के ऊपर ये टॉपिक अगर अच्छे आते हैं तो ऑडिट आपको पूरी आता है, वैसे फिर कोई मुश्किल नहीं होती। तो जनाब ये हमारे हाई, मीडियम और लो रिस्क में टॉपिक्स हैं। इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन और भी हो सकती है, लेकिन वो जैसे जैसे हम टाइम के साथ पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें हमारी वैसे इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। अभी तक किसी को कोई सवाल समझ आ गया? क्लैरिटी हुई है सब्जेक्ट के बारे में? ग्रेड की क्लैरिटी है, सर्विसेज की क्लैरिटी है, सब्जेक्ट की क्लैरिटी कुछ बेसिक लेवल की अंडरस्टैंड हुई है। डन हो गई बात। टाइम ही हमारा हो गया कंप्लीट। 8 हो गए, टाइम हो गया हमारा कंप्लीट। आज हम इस डिस्कशन को करेंगे यहीं पे क्लोज। प्रॉब्लम इसमें हम अगली जो क्लास में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे वो हम अपनी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। वो प्रोसेस है कि ऑडिट शुरू कैसे होता है और ख़त्म कैसे होता है, और उसके दरमियान में क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं। वो होते हैं ऑडिट के स्टेप्स। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, उसके बारे में हम अपनी डिटेल डिस्कशन को इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास से रिगार्डिंग किसी को कोई सवाल है तो कर सकते हैं, जिधर मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ। कोई नो क्वेश्चन जी? नहीं जी, आज की डिस्कशन को हम यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।